सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये सब्जेक्ट स्पेशली बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो हमें इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में आएंगे। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं। हमारे सिलेबस में कौन सी यूनिट्स कवर की जाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। सो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंट 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन होता क्या है और डिफरेंट थिंकर्स ने किस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है, क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, हमें कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन करते समय किस प्रकार के बैरियर्स का हमें सामना करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कम्युनिकेशन को करते समय। और रीडिंग स्किल्स में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हमें रीडिंग टेक्निक्स को डेवलप करना है, किस तरीके से हमें एक एफिशिएंट तरीके से रीडिंग स्किल्स को जनरेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमें पैराग्राफ्स को रीड आउट करके उसको समराइज करना है। सो ये सब हम अपनी रीडिंग स्किल्स पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। एंड राइटिंग स्किल्स में हम कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे, लाइक किस तरीके से हमें लेटर राइटिंग लिखना है और रिपोर्ट राइटिंग हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है। सो हमारी ये 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहने वाली है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में। उसके अलावा हम स्पीकिंग स्किल्स पे भी फोकस करेंगे, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, किस तरीके से हमें पब्लिक के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए। सो वो सब पार्ट हम अपने स्पीकिंग स्किल्स के अंदर कवर अप करेंगे। सो आइए अब हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हमें अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स नेचर, टाइप एंड एलिमेंट। कम्युनिकेशन होता क्या है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो कम्युनिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन एक प्रकार की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना होता है। एक पर्सन से जब हम दूसरे पर्सन तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग फैक्ट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग सो एज टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन के जरिए हम अपने आइडियाज फॉर्मुलेट कर पाते हैं, हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और अपना एक पर्टिकुलर परसेप्शन बनाते हैं उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं 1 से 2 से ज़्यादा पर्सन के साथ, तो कम्युनिकेशन करते समय हमारे बीच में कॉपरेशन, तो कम्युनिकेशन करते समय हमारे बीच में कॉपरेशन डेवलप होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो कम्युनिकेशन हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब कुछ थिंकर्स ने यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखा है कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग। सो आइए जानते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एज वी डिस्कस्ड, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना। एक पर्सन से जब दूसरी पर्सन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है किसी भी मीडियम के थ्रू, तो हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कीथ डेविस ने यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को और इंफॉर्मेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक से ज़्यादा पर्सन तक शेयर करते हैं। सो उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कीथ डेविस। न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन इज द सम अप ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर। किस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं ताकि दूसरा पर्सन आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो नेचर देखिए कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हमारे 2 वे प्रोसेस होते हैं। 2 वे प्रोसेस कैसे? इन विच इंफॉर्मेशन इज सेंड एंड रिसीव। क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, सो किसी पर्सन के पास हम कर रहे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन हमेशा हमारा 2 वे प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस। विदाउट कम्युनिकेशन देयर कांट बी एनी ह्यूमन एक्टिविटी।
कम्युनिकेशन क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो भी आज हम एक्टिविटी करते हैं वो कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड होती है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर हम कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम कुछ मैनेज कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड एज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस एट डायरेक्टिंग स्टेज। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसका हमारे ग्रेटर सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं हमारी डेली लाइफ में भी, सो कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। किस प्रकार से फंक्शन होता है मैनेजर का? हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजर का लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। किस प्रकार से? जैसे हमने डिस्कस किया जो मैनेजर फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाता है एक्टिविटीज़, उसमें हमने कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और मैनेज कौन करता है मैनेजरियल एक्टिविटीज़? मैनेजर करता है एक्टिविटीज़ को मैनेज। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन मैनेजर की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर, creation of mutual understanding. The basic purpose of communication is to create mutual understanding by providing or seeking information, persuading or influencing others and eliciting actions. Basic purpose of education क्या होता है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सके लोगों के साथ, किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके, लोगों को परसुएड करके, मना के, उनको इन्फ्लुएंस करके अपने एक्शंस के थ्रू। सो कम्युनिकेशन हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम किसी स्पीच के थ्रू हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा पर्सन तक पहुंचाते हैं। एंड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम स्पीच का यूज़ ना करके, रिटन मोड यूज़ ना करके, हम अपनी एक्शंस के थ्रू, अपनी बॉडी जेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आई कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम अपनी बातों को अदर पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हैं। सो नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन में ये डिफरेंस होता है। अब किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? सबसे पहले हमारा रिलेशनशिप बेटर होता है कम्युनिकेशन से। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, गुड कम्युनिकेशन होगा, सो हमारे रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और इस वजह से क्या होगा, हमारा ग्रोथ भी होगा। रिलेशनशिप बिल्ड ऑन द सॉलिड ग्राउंड ऑफ गुड कम्युनिकेशन टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर एंड कैन हेल्प पार्टिसिपेंट फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, अगर हमारा गुड कम्युनिकेशन होगा, सो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर होता है तो हम ईजिली कॉन्फ्लिक्ट्स को ईजियर तरीके से, बेटर वे में हम सॉल्व कर सकते हैं और अपनी टीम बना के रख सकते हैं। एज वी वर्क अवर टीम बिल्डिंग मसल, स्ट्राइव फॉर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, वी अंडरस्टैंड ऑल साइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन। अगर हमें एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह है उनको हमें सॉर्ट आउट करके उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और वो किस तरीके से हो सकता है? अगर हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ या इंडिविजुअल के साथ। सो हमें अगर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व करना है तो हमें सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उन्हें भी चांस मिले, वो भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सके। इस वजह से क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो ईजियर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तरीके से होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो बिल्ड एम्पैथी, हम कम्युनिकेशन के थ्रू एम्पैथी बिल्ड कर सकते हैं। मतलब हम लोग के एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से, आई कांटेक्ट के थ्रू हम उनकी बातों को अगर समझ पा रहे हैं, उनको फील कर पा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अगर हम उसको समझ पा रहे हैं, सो कम्युनिकेशन के थ्रू हम एम्पैथी बिल्ड करने में
सक्सेसफुल होते हैं। इंक्रीज इज सेल्फ अवेयरनेस, वी डेवलप अवर सॉफ्ट स्किल एंड अवेयरनेस एज वी कंटिन्यू टू बी अटेंटिव एंड अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं ताकि हमारी पर्टिकुलर चीज को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाए। सो कम्युनिकेशन के थ्रू हम सेल्फ अवेयर भी रहते हैं, हमारे में सेल्फ अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। बीइंग सेल्फ अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिवली इंटरैक्ट विद अदर्स। अगर हम सेल्फ अवेयर रहेंगे तो हम और अच्छे वे में, इफेक्टिव वे में हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, जब हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में ट्रस्ट भी एनकरेज होता है। अगर हमारा गुड कम्युनिकेशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, सो हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है उस वजह से हमारा ट्रस्ट भी बिल्ट होता है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हमारे रहते हैं कम्युनिकेशन के, अगर हम इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। हम बात करते हैं 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के पास, सो वो इंफॉर्मेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए ताकि जो पर्सन है जिसके पास हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो अच्छे से हमारी बातों को समझ पाए। सो यहाँ पे मेन पर्पस होता है कि हमारी बातें क्लियर हो ताकि जो रिसीवर है वो हमारी बातों को ठीक से समझ पाए। एंड सेकेंड मेन पॉइंट होता है करेक्ट, जो मैसेज होना चाहिए हमारा वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए उसमें। अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, तो रिसीवर तो उसको किसी और वे में परसीव करेगा, उसका मीनिंग किसी और तरीके से लेगा। तो हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक गुड कम्युनिकेशन में हमारा सब चीज़ें परफेक्ट होना रिक्वायरमेंट होता है। द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम, हमारा मैसेज एग्जैक्ट होना चाहिए। द करेक्ट मैसेज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर, एट द सेम टाइम द मोरल ऑफ द सेंडर इंक्रीजेज विद द एक्यूरेट मैसेज। अगर हमारा करेक्ट मैसेज होगा तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रिसीवर पे, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, फीडबैक आएगा रिसीवर का, वो भी हमारा अच्छा ही आएगा। अगर हमारा कम्युनिकेशन में, हमारे मैसेजेस में अगर कोई भी लैंग्वेज मिस्टेक नहीं होती है, सब कुछ करेक्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे कंप्लीट, हमारा मैसेज जो हम पहुंचा रहे हैं वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में सारी बातें हमारी क्लियर रहती है, रिसीवर के पास सब आंसर्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट में क्या होता है, मैसेज हमारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन को हम किसी पर्सन तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, जो रिसीवर होगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उसके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा और ठीक तरीके से डिसीजन मेकिंग भी ले पाएगा। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन हमारा कॉन्क्रीट होना चाहिए, मीन्स मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए। ऐसी हमें कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है कि जो रिसीवर है हमारे मैसेज को मिस इंटरप्रेट करे। सो हमारी मैसेज में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए वो क्लियरली मेंशन किए होने चाहिए ताकि रिसीवर उसको अच्छे से समझ पाए एंड कम्युनिकेशन हमारा बेटर हो पाए। कॉन्साइज मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, अगर हम कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं रिसीवर तक, सो हमारा मैसेज हमेशा पॉइंट में होना चाहिए। हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, हमें लेंदी सेंटेंसेस में अपने मैसेज को ख़त्म नहीं करना है। हमें इस तरीके से मैसेज को फॉर्मुलेट करना है ताकि थोड़े ही कंटेंट में हमारी सारी बातें हमारे रिसीवर तक पहुंच पाए। कंसिडरेशन, अगर हम कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं तो हमें रिसीवर के ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए सब मैसेज को कंसिडर करना चाहिए। कंसिडरेशन में क्या होता है, सेंडर को रिसीवर्स के ओपिनियन को भी कंसिडरेशन करना चाहिए, उसका क्या नॉलेज है, माइंड्स एंड बैकग्राउंड, सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन हमारा इफ़ेक्टिव तरीके से हो पाए।
cautious implies that the sender must take into consideration both the feeling and viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused at the audience. जैसे हमने बात किया, सेंडर को रिसीवर्स के व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करना चाहिए, वो क्या फील करता है, वो क्या सोचता है, सब चीज़ों को उनको कंसीडर करना चाहिए ताकि हमारा जो मैसेज है वो पॉजिटिव हो और हमारे ऑडियंस को फोकस्ड करता हो। मैसेज हमारा बायस्ड नहीं होना चाहिए एंड इस तरीके से हमें मैसेज को फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि वो रिसिपेंट के टुवर्ड हमारी रिस्पेक्ट शो करे। सो मैसेज हमारा बायस नहीं होना चाहिए और इस तरीके से मैसेज हमारा फॉर्मुलेट होना चाहिए, उसमें वो सारी टर्म्स इंक्लूड होनी चाहिए जो कि रिसिपेंट के टुवर्ड रिस्पेक्ट शो करता हो। सो एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेंडर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया टू अ रिसीवर हु रिस्पॉन्ड। कम्युनिकेशन हमने बात किया कि जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, अब जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस वे में, किस तरीके से, किस मीडियम के थ्रू हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा सेंडर इंक्लूड होते हैं, मैसेज, एनकोडिंग ऑफ मैसेज मीडियम, रिसिप्सेंट, डिकोडिंग ऑफ मैसेज एंड द रिस्पॉन्स। तो हम बात करेंगे किस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है एंड रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। सो सबसे पहले सेंड से ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो मैसेज को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होता है कम्युनिकेशन का वो हमारा सेंडर से स्टार्ट होता है, जो मैसेज को फॉर्मुलेट करता है एंड रिसीवर तक पहुंचाता है। जब हमारा सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं। द सेंडर चूजेस सर्टेन वर्ड और नॉन वर्बल मेथड टू सेंड एन इंटरनेशनल मैसेज और सिंपल मैसेज। अब क्या होता है, जो सेंडर होता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स चूज करते हैं, कुछ नॉन वर्बल मेथड चूज करते हैं ताकि वो अपने मैसेज को सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचा सके। इस एक्टिविटी को हम एनकोडिंग कहते हैं। जब हम एनकोडिंग कर रहे हो मैसेज की तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कंटेंट इंक्लूड कर रहे हैं और किस प्रकार से रिसीवर इसको इंटरप्रेट करेगा, और कम्युनिकेशन के बाद हमारे रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो सब कंटेंट्स को ध्यान में देते हुए मैसेज को एनकोड किया जाता है। हमारा स्टेप रहता है मीडियम एंड मैसेज, किस तरीके से हम अपने मैसेज को पहुंचा रहे हैं रिसीवर तक। क्या हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है पर्सन पे, किस प्रकार से हम किस मीडियम के थ्रू रिसीवर को मैसेज पहुंचा रहे हैं। देन इवन if the message reaches intact to its intended receiver, there is no guarantee that it will be understood by the receiver as sender intended, so this needs proper decoding of the message। यहाँ पे क्या लिखा है, डिकोडिंग हमारे लिए बहुत नेसेसरी होता है कम्युनिकेशन के स्टेजेस में, बिकॉज ताकि रिसीवर उसको उसी वे में इंफॉर्मेशन को परसीव कर सके जिस तरीके से सेंडर ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया है। जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर हो सके उसके लिए हमें डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट होता है मैसेज का। एंड देन रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को, जिसके पास मैसेज पहुंचता है। अ मैसेज रीचेस इंटेंडेड रिसीवर विदाउट प्रॉब्लम इन द बेस्ट सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस बेस्ट हो तो अच्छी तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है। एंड फीडबैक, लास्ट स्टेजेस आर फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, किस तरीके से रिसीवर ने उस मैसेज को इनटेक किया है, किस तरीके से उसने मैसेज को समझा है और किस तरीके से उसने रिस्पॉन्स किया है उस मैसेज का, उसको हम फीडबैक कहते हैं। द रिस्पॉन्स शुड बी बेस्ड इन क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल सेंट और इट कुड बी बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग वर्ड एक्सेट्रा। किस तरीके से वो अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है उस मैसेज के रिगार्डिंग, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जिस तरीके से हम चाहें। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। Explain the various barrier
to effective communication. Second question, explain the various barriers to effective communication, suggest measures to improve them. अब किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और क्या क्या बैरियर्स आते हैं उनके बीच में, उसके बारे में हम इस आंसर में बात करेंगे. Communication is defined as a process by which information is exchanged between individual through a system of sign and symbol. ये हमने बात कर लिया. कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं? जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू. बैरियर टू कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? द फैक्टर विच ऑब्स्ट्रक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे फैक्टर जो हमारे कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर. इन बैरियर की वजह से क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर वो मिसमैच हो सकती है. सो हमारे लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कम्युनिकेशन वर्ड किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड कॉमनस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉमन. देयरफॉर कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. अब हम बात करेंगे कुछ बैरियर्स जो कि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान फेस करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट बैरियर इज सेमेंटिक बैरियर. अब सेमेंटिक बैरियर में क्या होता है? द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज इनटू वर्ड और इम्प्रेशंस. जब मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट करते समय एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आए तो हम उसे सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. सो सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? जब हम मैसेज को वर्ड्स में ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, उस दौरान जब एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम अराइज होती है, ऑब्स्ट्रक्शन अराइज होती है, तब हम उसे सेमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. एंड कुछ प्रकार के सेमेंटिक बैरियर्स हम देख सकते हैं, लाइक बैडली एक्सप्रेस मैसेज. जब मैसेज में क्लैरिटी नहीं होती है, हम मैसेज को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज. इसी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा इनफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है कम्युनिकेशन में वो वेग या इम्प्रिसाइज होती है. सो उस वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा इनइफेक्टिव साबित होता है. सेकेंड इज सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स. द सेम word may carry different meanings to different people and can convey different meaning under different situation. For example, words like effect and affect, ideal and idle, advice and advice. So यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी हम सेम वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग से इंटरप्रेट कर लेते हैं और डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मीनिंग उस पर्टिकुलर वर्ड का समझ लेते हैं. तो हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हमारा बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. फॉल्टी ट्रांसलेशन. अब इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन किस वजह से भी क्रिएट हो सकता है, जिस तरीके से हमने मैसेज को ट्रांसमिट किया है वो लैंग्वेज हमारे रिसीवर को समझ ना आ रही हो. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच अ मैसेज इज गिवन बाय द सेंडर. सो हमें ये नेसेसरी होता है कि जिस तरीके से हम मैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो रिसीवर के द्वारा ठीक से समझ पाए रिसीवर. सो यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन हमारा नहीं होना चाहिए. फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से हमारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव भी साबित हो सकता है. अनक्लैरिफाई एजम्पशन. हमारा रिसीवर क्या कर सकता है, हमारा रिसीवर डिफरेंट एजम्पशन भी कर सकता है अगर सेंडर मैसेज के बारे में ठीक से क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तो. सो यहाँ पे ज़रूरी है जिस रिगार्डिंग हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं उस रिगार्डिंग हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए रिसीवर को जब हम मैसेज उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो टर्मिनोलॉजी आज यूज्ड बाय मेनी एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट टू कम्युनिकेट मैसेज. कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ताकि कम्युनिकेट किया जा सके मैसेजेस को. सच jargon is not understood by the common people which lead to poor communication. अब ऐसे कुछ मैसेजेस जो कि टर्मिनोलॉजी के द्वारा एक्सपर्ट्स के द्वारा कम्युनिकेट किए जा रहे हैं
उन मैसेज को हाँ पुअर पीपल तो पढ़ नहीं सकते हैं, जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारा इनइफेक्टिव साबित होता है, पुअर कम्युनिकेशन साबित होता है। जो पुअर पीपल है या कॉमन पीपल है वो मैसेज को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। बैरियर विच अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस। ऐसे बैरियर जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस की वजह से क्रिएट होते हैं उनको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि अब एक पर्सन जो कि अंडर स्ट्रेस है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कुछ यहाँ पे हम बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक प्री मैच्योर एवोल्यूशन। अब कोई मैसेज हमारे तक पहुंच रहा है, हमने उसको विदाउट लिसनिंग पहले ही जज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर एवोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है और हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव होगा। अगर हम अटेंशन देंगे ही नहीं उस मैसेज के टुवर्ड तो हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि उस मैसेज के थ्रू पर्सन क्या कहना चाह रहा है। सो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव साबित हो सकता है। देयर इज अ लॉस ऑफ और कम्युनिकेशन ऑफ इनएक्यूरेटिव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल और चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे लेवल्स हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है। जब अगर ज़्यादा लेवल होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो इंफॉर्मेशन हमारी ठीक से पहुंच नहीं पाएगी रिसीवर तक। इट इज़ मोर कॉमन इन द केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। हमने ज़्यादातर देखा होगा डेली लाइफ में भी, हम बोलते किसी को कुछ और है, लास्ट तक जाते जाते वो कुछ और ही इंटरप्रेट कर लेता है। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम कम्युनिकेशन में, सो इस वजह से हमारा पुअर रिटेंशन की वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है और लोग इंफॉर्मेशन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रस्ट। अगर हमारा इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसी पर्सन के साथ, उसमें बैरियर आ जाएगा। हम एक पर्सन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पाएंगे, तो डिस्ट्रस्ट हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। ऐसे बैरियर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ड्यू टू सेवरल सर्कमस्टांसेस, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सो फर्स्ट बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन किससे अफेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से। कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, हैम्पर हो सकता है, अगर पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई है जो कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई ना करती हो या सपोर्ट ना करती हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय रिजिड एंड cumbersome rules and regulation. The channel and the subject matters are already prescribed through which the message are to be communicated. This prescribed rules, regulations and channel are rigid and can act as barrier. So अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत कड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वहाँ पे भी इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है और ये एक बैरियर की तरह काम कर सकता है कम्युनिकेशन के बीच में। स्टेटस। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ स्टेटस। अब स्टेटस की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है और ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बिकॉज जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इतने फ्री फील नहीं करते कि वो अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस कर पाए अपने सुपीरियर तक। सो यहाँ पे हमें बैरियर देखने के लिए मिलता है स्टेटस की वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उस वजह से भी हमें बैरियर देखने के लिए मिल सकता है। अगर बहुत सारे लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, बहुत सारे हमें मैनेजरियल लेवल देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे एक
कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, इफ फैसिलिटी लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सजेशन बॉक्सेस, कंप्लेंट बॉक्सेस एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हैम्पर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ में अगर हमारे कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही हैं, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है जहाँ पे अपने सजेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो उस केस में क्या होगा, हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा और हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होगा। पर्सनल बैरियर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर रिसीवर। तो कुछ ऐसे बैरियर्स हम देखते हैं पर्सनल में। व्हेन सुपीरियर डू नॉट हैव फेथ और कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, जो सुपीरियर है जब उसको अपने सबऑर्डिनेट्स पे विश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इस केस में क्या होता है, कम्युनिकेशन में हैम्पर होना शुरू हो जाता है, लाइक कम्युनिकेशन में डिफरेंस आने लग जाता है। जो कॉन्फिडेंस है सबऑर्डिनेट्स में वो सुपीरियर का लैक होने लगता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो ट्रस्ट बना रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट्स पे। और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन एक मेजर रीज़न से होता है, अगर सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स का सजेशन भी नहीं लिया जाता, उनकी एडवाइस भी नहीं ली जाती, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हम बात करेंगे unwillingness to communicate. Unwillingness to communicate can be another reason of unwillingness to communicate can be another reason for ineffective communication. Many times subordinate do not want communicate with their superior. अब क्या होता है, हमारी अगर इच्छा नहीं है कम्युनिकेट करने की, उस वजह से भी इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है। अब मोस्टली केसेस में कभी कभार क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी इंफॉर्मेशन जो वो सजेशन दे रहे हैं अगर वो करेक्ट नहीं हुआ या अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, उस चीज़ का उन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। सो इस वजह से भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। सबऑर्डिनेट्स आल्सो डू नॉट टेक इनिशिएटिव। मोस्टली केसेस में सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव नहीं लेते हैं सुपीरियर से कम्युनिकेशन करने का, बिकॉज उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती है और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज उनको उनकी बात रखने का कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ नो रिवॉर्ड फॉर द सजेशन, अगर हम सजेशन दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा अगर सजेशन दिया जा रहा है, उस चीज़ पे उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो इनिशिएटिव क्यों लेंगे। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवॉर्ड्स होने चाहिए ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया जाए, उनके द्वारा सजेशंस प्रोवाइड किए जाए सुपीरियर्स को। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर्स की जिसके कारण हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, मैसेज एंड टोन। हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और इस तरीके से हमारी टोन होनी चाहिए ताकि वो हमारे रिसीवर्स की फीलिंग्स को हार्म ना करे। As far as possible, the content of the message should be concise. हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं तो हमें उस चीज़ पे सजेशन लेने चाहिए इंडिविजुअल्स के, ताकि हम एक इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन को रन कर पाए। और इस तरीके से हमें मैसेज का फॉर्मेशन करना चाहिए ताकि जो रिसीवर है उसको अच्छे से वो मैसेज अंडरस्टैंडेबल हो सके और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, ताकि जो रिसीवर के बीच में और भेजने वाले मतलब सेंडर के बीच में रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो अच्छे से एक दूसरे को समझ सके और ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। कम्युनिकेशन का हमें फॉलोअप करना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो सके, हमारा इफेक्टिव बन सके कम्युनिकेशन। मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक। हमें फीडबैक पे भी फोकस करना चाहिए कि रिसीवर ने किस तरीके से मैसेज को समझा और उन्होंने क्या
उसका रिप्लाई किया। सो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इन द केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन और अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सम करेक्ट प्रोसेस ऑफ फीडबैक शुड बी अडॉप्टेड बाय द सेंडर। अगर हम कम्युनिकेशन का रिटन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं या हम किसी और टाइप को कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक करेक्ट प्रोसेस को अपनाना चाहिए फीडबैक के, जो कि सेंडर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। कंक्लूजन तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कम्युनिकेशन हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से हमारा ह्यूमन का रिलेशनशिप ठीक से फंक्शनली रन कर पाता है स्मूथ तरीके से, और कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है और साथ ही साथ ह्यूमन रिलेशन भी कम्युनिकेशन की वजह से और इफ़ेक्टिव होते हैं और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। सो हमारा कम्युनिकेशन को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ईमेल क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ईमेल के अंदर। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम शॉर्ट फॉर्म में ईमेल कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू डिलीवर मैसेज। ईमेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हमारे मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स। ईमेल रेफर्स टू बोथ द डिलीवरी सिस्टम एंड इंडिविजुअल मैसेज दैट आर सेंड एंड रिसीव। ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल हैज़ एग्जिस्टेड इन सम फॉर्म सिंस द 1970s। 1970s के दशक से हम देख सकते हैं ईमेल्स हमारी कुछ फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती आई है। व्हेन प्रोग्रामर राय टॉमलिंसन क्रिएट अ वे टू ट्रांसलेट मैसेज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम ऑन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जब प्रोग्रामर राय टॉमलिंसन ने एक वे क्रिएट किया था, एक तरीका क्रिएट किया था ताकि मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जा सके। मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल बिकम अवेलेबल फॉर वाइड स्प्रेड पब्लिक यूज। सो आज के टाइम पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल हमारे लिए अवेलेबल हो चुकी है पब्लिक यूज के लिए, जब से हमारे ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आज के टाइम पे हम आउटलुक से ईमेल सेंड कर सकते हैं। वेब ब्राउजर द लेटर ऑफ विच इनेबल यूजर टू सेंड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट यूजिंग वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स। आज के तौर पे हम जीमेल के थ्रू हमारी ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी पर्सन तक। ईमेल जो है हमारे लिए एक पॉपुलर मेथड बन चुकी है डिजिटल कम्युनिकेशन का। सो ईमेल हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। सो ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक correspondence by which users send and receive message. Email is type of electronic correspondence. एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू यूजर अपनी मैसेज को सेंड करता है एंड रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है ओवर अ कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू यूज करके एंड टेलीकम्युनिकेशन का यूज करके। द पर्सन टू होम यू सेंड द मैसेज कैन रीड द सेम वेन एवर ही वॉन्ट। ईमेल में हमें क्या बेनिफिट होता है, जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं पर्सन को, वो उसी टाइम भी उस मैसेज को पढ़ सकता है या जब भी उसका टाइम मिले उसको, या जब उसका मन करे तब वो उस मैसेज को पढ़ सकता है। द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट हैव टू कनेक्ट देमसेल्फ एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट। सेम टाइम पे दोनों को रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों एक्टिव रहे, किसी भी टाइम पे रिसीवर उस मैसेज को रीड आउट कर सकता है। ईमेल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने के लिए आज के टाइम पर हमारी इंटरनेट सर्विसेज होती है लाइक BSNL, MTNL और टाटा इन्फो सर्विस। इन एडिशन टू इंटरनेट एक्सेस यूजर को कंप्यूटर का भी नीड होता है। हमारे पास सबसे पहले अगर हमें ईमेल भेजनी है तो हमारे पास नेट होना चाहिए, इंटरनेट सर्विसेज होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर या टेलीफोनिक लाइन होनी चाहिए जिसके थ्रू हमें मैसेज को भेजना होता है। ही शुड हैव इट्स ओन ईमेल। एंड उसके बाद हमारा क्या काम रहता है, हमारा ये काम रहता है कि हमारे पास खुद की ईमेल होनी चाहिए ताकि हम मैसेज को भेज सके। एंड इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए रिसीवर के पास भी ईमेल होना नेसेसरी होता है। एलिमेंट्स ऑफ ईमेल आर एज फॉलो। कौन से एलिमेंट्स है जो कि ईमेल को भेजते समय हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर इंक्लूड होता है, जो पर्सन मैसेज को कंपोज करता है और ईमेल को सेंड करता है। मेल एजेंट किस तरीके से वो मैसेजेस को भेज रहा है, किस प्रोग्राम के थ्रू भेज रहा है। मैसेज अ कंप्यूटर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द सेंडर वांटेड टू से। मैसेज में वो क्या लिखता है कि वो क्या भेजना चाहता है अपने मैसेज के अंदर। द मेल ट्रांसपोर्ट सब सिस्टम, जिस सिस्टम के द्वारा मैसेज डिलीवर होता है उसको हम मेल ट्रांसपोर्ट सब सिस्टम कहते हैं। रिसिपेंट कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है, जो मेल आता है हमारे पास उसको रिसीव करने वाले को हम रिसिपेंट कहते हैं। रिसिपेंट मेल एजेंट माइट बी डिफरेंट प्रोग्राम फ्रॉम दैट ऑफ द सेंडर। डिफरेंट प्रोग्राम से वो मैसेज को रिसीव कर सकता है, जरूरी नहीं है जिस तरीके से सेंडर ने प्रोग्राम यूज करा है वही सेम प्रोग्राम रिसीवर को भी यूज करना पड़े। द ईमेल एड्रेस, अ टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसिपेंट। ईमेल एड्रेस में हमें टेक्स्ट यूज करना पड़ता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके सेंडर के एड्रेस को, रिसिपेंट के एड्रेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रेगुलर ईमेल भेजना होता है तो उसके अंदर हमें प्रॉपर एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री सब कुछ मेंशन करना होता है। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हमें ईमेल लिखते समय फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हमारा मेल इजी होना चाहिए एंड उसमें हमारी सब्जेक्ट लाइन भी इंक्लूड होनी चाहिए ताकि मैसेज को देखते ही हम समझ जाए कि इस पर्पस से हमें मैसेज किया गया है। और उसमें हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, कॉन्क्रीट वर्ड यूज करने चाहिए, अवॉइड करना है हमें नेगेटिव कॉनोटेशंस को। और अगर हम मैसेज भेज रहे हैं तो हमें शॉर्ट पैरा में भेजना है, टू द पॉइंट मैसेज करना है। और ईच पैराग्राफ मस्ट हैव अ टॉपिक, सेंटेंस, रिलेटेड सेंटेंस एंड ट्रांजिशनल एलिमेंट। जो भी हम मैसेज लिख रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक होना चाहिए, किस बेस पे हम उस ईमेल को भेज रहे हैं, किस टॉपिक पे हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं। व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट, कोट previous emails. Send message only when necessary. This way you show respect for other people's electronic space. When sending emails with your organization, know and follow the rule for using this facility. So message तभी भेजना है हमें जब हमें रिक्वायरमेंट हो, एंड जब हम ईमेल भेज रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा भी कुछ हमें फालतू चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें एम्बैरेस होने पड़े अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जो हम ईमेल भेज रहे हैं उसको हमें ठीक से एनालाइज करना है एंड देन हमें ईमेल को भेजना होता है। फॉलो द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। जो हम मैसेज लिख रहे हैं उसको हमें शॉर्ट एंड सिंपलर फॉर्म में लिखना है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्ड टू मेल विद इन 1 or 2 days। अगर हम ईमेल भेज रहे हैं और रिसीव जो कर रहा है पर्सन उसको 1 or 2 days में ही उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ईमेल भेज रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा ईमेल एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं वो ठीक है, बिकॉज एक सिंगल लेटर की वजह से हमारा ईमेल किसी रॉन्ग पर्सन को भी जा सकता है। अगर आप गुस्से में हैं तो फिर आप उस टाइम पे ईमेल ना भेजें। कीप योर हैंड्स ऑफ द कीबोर्ड व्हेन एंग्री। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो बुक, लिसनिंग एंड डिस्कशन। ऑडियो बुक क्या होता है? ऑडियो बुक एक प्रिंटेड बुक होती है। बुक के अंदर पूरी कहानी लिखी है, स्टोरी लिखी है और वो आपके पास रिकॉर्डेड वर्जन में भी अवेलेबल है। तो यूजर क्या कर सकता है, वो उसको पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो ऑडियो बुक के थ्रू उस चीजों को समझ सकते हैं एंड स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं। ऑडियो बुक को पहले टॉकिंग बुक के नाम से जाना जाता था। टॉकिंग बुक सबसे पहले 1931 के अंदर प्रेजेंट की गई थी एंड इम्प्लीमेंट की गई थी अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा बुक्स फॉर द एडल्ट ब्लाइंड प्रोजेक्ट। बेसिकली ये बुक इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो ब्लाइंड रीडर्स है उनको हेल्प मिल सके। ऑडियो बुक टर्म हमारी 1970s में अपीयर हुई थी जब ऑडियो बुक्स की डिमांड डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है टॉकिंग बुक की वो हमारी 1934 में हुई थी, जिसमें हम देख सकते हैं सोनेट्स बाय शेक्सपियर एंड शॉर्ट स्टोरी बाय हेस्टी एंड दे वर फॉलो बाय रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग्स का यूज किया गया है कॉल्ड लर्निंग एली विच मैकडोनल्ड फाउंडेड इन 1948। बहुत सारी कुछ कंपनीज भी हमें देखने के लिए मिलती हैं 1952 में जिन्होंने सेलिंग के पर्पस से स्पोकन रिकॉर्डिंग्स को पोएम्स, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में क्रिएट करना शुरू कर दिया। और भी कुछ कंपनी देखने के लिए मिलती हैं जैसे लिसनिंग लाइब्रेरी फाउंडेड इन 1995 इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड स्पोकन रिकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी इन स्कूल्स। कैसेट टेप्स इन्वेंट हुई थी 1963 में एंड सीडी रिप्लेस कैसेट। देन सीडीज स्टार्ट हुई
उनको डेवलपमेंट हुआ, देन उन्होंने कैसेट टेप्स को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया एंड सीडीज हमारी 2003 से यूज होने लग गई। द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने लग गया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, अब हम इजीली ऑडियो बुक्स को डाउनलोड कर सकते थे। 1990s के दौरान जब इंटरनेट का यूसेज शुरू हो गया, ऑडियो बुक्स को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और हम उसको किसी भी टाइम अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते थे। आज के टाइम में ऑडियो बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंट टूल के रूप में कंसिडर किया जा सकता है एज इट इज मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज इन द एफएल लर्निंग प्रोसेस। आज के टाइम में ये हम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में इसको देख सकते हैं बिकॉज ये एफएल लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज दे माइट हेल्प कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज स्किल्स अमंग लर्नर। जो लर्नर होते हैं, जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उनके बीच में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का काम करती है। सो यहाँ पे हमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस इज प्रोवाइडिंग अ लर्नर विद अ चांस टू लर्न न्यू वोकैबुलरी। इसके थ्रू क्या हो जाता है, हमारे पास एक बेनिफिट रहता है कि हम न्यू वोकैबुलरीज को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, हम कुछ नए वर्ड्स को एनकाउंटर कर सकते हैं, हमें कुछ न्यू चीज़ें समझने के लिए मिलती हैं। जब हम कुछ टेक्स्ट को रीड करते हैं तब हमें न्यू वर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और वो हमारे डेली बेसिस में ओरल या रिटन वोकैबुलरी का पार्ट बन जाती है। साथ ही साथ जब हम ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हम सीखते हैं किस तरीके से हमें वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। ऑडियो बुक्स ने लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है ताकि वो एक्टिव लिसनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स ने लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है ताकि वो अपनी एक्टिव लिसनिंग को और रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को इंक्रीज कर सके, इन्हांस कर सके। साथ ही साथ एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो बुक ऑल्सो इन्वॉल्विंग गिविंग लर्नर्स अ चांस टू इन्हांस देयर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। ऑडियो बुक का हमारे पास मेन एडवांटेज रहता है कि हमारे पास चांस होता है कि हम अपने लेवल को अच्छा बना सकते हैं रीडिंग में, हम इंडिपेंडेंट रीडर बन सकते हैं और ऑडियो बुक के थ्रू हम ईजिली टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, जिस वजह से हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो उसमें हमें हेल्प मिलता है और किसी भी टेक्स्ट को फ्लुएंटली तरीके से रीड आउट कर सकते हैं बिकॉज दे गिव देम मॉडल ऑफ फ्लुएंट रीडिंग फॉर द मटेरियल विच दे लिसन टू। बिकॉज ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करती हैं ताकि हम ठीक से फ्लुएंट तरीके से बोल सके और हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है और जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स है उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो ऑडियो बुक हमारे लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो डिस्कस कर सके स्टोरीज को जो भी वो सुनते हैं ऑडियो बुक के थ्रू और उनको रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना परसेप्शन भी डेवलप कर सकते हैं और ऑडियो बुक के थ्रू बहुत सारे मीनिंग्स के बारे में समझ सकते हैं और उनमें इस वजह से एक लर्निंग हैबिट भी डेवलप होती है। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सप्लेन रीडिंग। रीडिंग होता क्या है और क्या क्या टेक्निक्स जरूरी है अगर हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग इज अ प्रोसेस विच वन एक्वायर एज सून एज वन ट्राई टू गेट लिटरेट, बट रीडिंग इज नॉट इज एन ईजी टास्क एज रीडिंग साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लिटरेट होने का ट्राई कर सकते हैं। रीडिंग के जरिए हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, बट रीडिंग इतना इजी टास्क नहीं होता है, उसमें हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इंटरप्रिटेशन डेवलप करनी पड़ती है। जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपने लिखा है चाहे किसी और के द्वारा लिखा गया है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग के दौरान। दिस कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो तभी सक्सेसफुल और इफेक्टिव हो सकता है जब एक पर्सन ठीक से रीड आउट कर पा रहा है और समझ पा रहा है कि राइटर उस पर्टिकुलर पोएम में या स्टोरी में क्या कहना चाह रहा है, देन हम रीडिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बेसिकली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हमारे 4 मेन स्किल्स होती हैं जो हमें मास्टर बनाती हैं किसी भी लैंग्वेज में। जो पर्सन रीडिंग में गुड होता है वही एक अच्छा गुड लिसनर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, राइटर बन सकता है। तो रीडिंग इज फॉर प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रॉ लॉजिक एक्सेट्रा। तो रीडिंग कभी हम अपने प्लेजर के लिए भी करते हैं, सो कभी एग्जामिनेशन के लिए करते हैं या कभी हम जनरल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए करते हैं। सो रीडिंग हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट का इतना ज़्यादा चलन हो चुका है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पे भरी होती है, हमें नहीं समझ आता हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो ये हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन रेस हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें इस सिचुएशन से डील करने में हेल्प करती
करती हैं। सो मेनली हमारी 4 मेन रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं किस तरीके से हम रीडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग इज रीडिंग विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। व्हेन वन रीड एन एंटायर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्विकली while looking for specific information, it is called scanning. For example, going through an entire newspaper and looking for specific news related to India-Pakistan cricket match. You scan to get specific information about Delhi University admissions and cutoff. Scanning में हमारे माइंड में रहता है कि हमें क्या चीज़ को सर्च करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमारे माइंड में ये है कि आज हमें देखना है इंडिया पाकिस्तान का मैच का क्या रिजल्ट आया, हम पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। जब हम पर्टिकुलर टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के लिए रीडिंग के प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जब हम क्या करते हैं एंटायर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को क्विकली रीड करते हैं ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो जल्दी से हमें मिल सके, उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। हमें इसमें हमारा पर्पस पता होता है कि हमें पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। स्कीमिंग इज स्पीड रीडिंग फॉर cursory overview for general information. Going through an entire newspaper quickly through the headline is an example of skimming. Skimming में क्या होता है, हम जल्दी से स्पीड में रीडिंग कर लेते हैं ताकि हम ओवरव्यू ले लें। आपने बहुत टाइम देखा होगा, अगर कभी टेस्ट पेपर होता है, कुछ होता है, तो हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ कवर अप है। तो स्कीमिंग यही होता है कि हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, जो चीज़ें हमें समझनी है हमने उसका बस हेडलाइन पढ़ लिया, और स्कीमिंग का प्रोसेस में हमारा ये चीज़ इंक्लूड होती है। गोइंग थ्रू अ डेटा टेबल क्विकली टू इलिसिट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑन व्हाट data is represented is an example of skimming techniques of reading. Do not accept a deep comprehension of the written text after skimming. Reading only the headlines of chapter is skimming. So skimming में क्या इंक्लूड होता है, ओनली बस हम ऊपर ऊपर का देख लेते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं, और जो हमारा पर्पस है रीडिंग का वो हमारा फिनिश हो जाता है। तो स्कैनिंग में सिर्फ हम एंटायर टेक्स्ट जो हमारे मन में है, जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। एंड स्कीमिंग में हम जल्दी से सारी ओवरव्यू ले लेते हैं और सबका हेडलाइंस पे फोकस करते हैं ताकि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ओवरव्यू चाहिए, वो हमें मिल सके। एंड इंटेंसिव एंड क्लोज रीडिंग। इंटेंसिव एंड क्लोज रीडिंग में क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर वर्ड का, फ्रेज का, लाइन एंड पैरा का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, छोटी से छोटी डिटेल्स पे हम फोकस करते हैं। सो इंटेंसिव एंड क्लोज रीडिंग में हम चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है हमारी, एक जनरल इंफॉर्मेशन को एक्योर करने के लिए हम जनरल रीडिंग कर लेते हैं। ये टेक्निक मोस्टली हमारी प्लेजर एक्टिविटीज़ के लिए होती है, लाइक हमने नॉवल पढ़ लिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, इसमें अगर कोई हमें मुश्किल वर्ड भी आ जाते हैं तो हम उसको स्किप कर देते हैं, जो कि हमारे रीडिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, बस हम इसको प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्लास में बोला है कि इस चैप्टर को रीड करना है बिफोर डिस्कसिंग इन द क्लास में डिस्कस करने से पहले अगर हमें इस चैप्टर को करना है तो हम मेनली क्या करते हैं, जल्दी ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। बट इंटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं हम, इंटेंसिव रीडिंग में हम हर एक चीज़ को क्लोजली पढ़ते हैं और हर एक वर्ड का स्पेसिफिकली मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई पैसेज कर रहे होते हैं उसमें हमें एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग की बहुत दोनों ही ज़रूरत पड़ती है। आपने देखोगे जब हमें पैसेज आता है किसी भी एग्ज़ाम में तो हम जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर ढूंढना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग दोनों ही इंक्लूड होती है। एंड प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसमें ग्रामेटिकल मीनिंग्स पे भी ध्यान देते हैं और केयरफुली पढ़ते हैं। अगर कोई सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल सिग्नल्स है तो हम उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं ताकि हमारी रीडिंग इम्प्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द 3 phrases throw in, throw a ball, a good throw is not lexical in nature but as a result of grammatical structure. So यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है हमें, throw in, throw a ball and a
गुड थ्रो में। सो इसमें हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। सो रीडिंग में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ग्रामेटिकल मीनिंग्स पे फोकस करें एंड रेफरेंशियल मीनिंग में हम फोकस करते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो बेसिकली किस चीज़ से रेफरेंस क्रिएट करती है। लाइक जिस इवेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर किस पर्सन के बारे में है। सो रेफरेंशियल में हम रेफर के ऊपर बात करते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट में किस पर्सन के बारे में बात हो रही है या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। कोनोटेटिव मीनिंग वुड रेफर टू द एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू एसोसिएटेड विद अ सर्टेन वर्ड। कोनोटेटिव मीनिंग में हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्टिकुलर कलर के बारे में बात करें, कलर लाइक वाइट, सो वाइट से हम क्या समझते हैं, लाइक शांति का प्रतीक, प्योरिटी, इनोसेंस। और फायर से क्या समझते हैं हम, फायर से मतलब बर्न। तो यहाँ पे हम कोनोटेटिव मीनिंग में पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। एंड सोशियो कल्चरल मीनिंग में हम क्या करते हैं, सोशियो कल्चरल मीनिंग में सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को इंक्लूड करा जाता है किसी वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वाइट कलर का यूज कर रहे हैं, अब हमारे हिंदू धर्म में वाइट कलर को क्या माना जाता है, विडो का कलर माना जाता है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर किसका सिग्निफिकेंस है, विडो का। जब हम रीडिंग के अंदर सोशल एंड कल्चरल मीनिंग को कंसिस्ट करते हैं किसी वर्ड के साथ और एक्सप्रेशन के साथ, सो सोशियो कल्चरल मीनिंग में हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की। जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड का कल्चरल या सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम वाइट कलर के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारे हिंदू रिलीजन में मोस्टली वुमेन के लिए जो विडो हो जाती हैं उनके लिए वाइट कलर यूज़ होता है। बट अगर हम वेस्टर्न में ये चीज़ देखें तो वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न में अगर किसी वुमेन की शादी हो रही होती है तो वाइट अटायर ही वियर करती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीडिंग के थ्रू कि पर्टिकुलर वर्ड का एक कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी डिफरेंट हो सकता है। एंड हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें जस्ट आपको पैसेज को पढ़ना है, ये हमारा पैसेज लिखा है एंड पैसेज को रीड आउट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होंगे, उसका आंसर आपको रीडिंग के थ्रू देना है। जैसे हमने बात करा अभी एक्सटेंसिव एंड इंसेंटिव रीडिंग की, तो उस तरीके से आपको रीड आउट करके पर्टिकुलर पैसेज को क्वेश्चंस के आंसर को फिल करना है। अब हम आएंगे राइटिंग स्किल्स पे, किस तरीके से हमें एग्जाम में राइटिंग पार्ट को कवर अप करना है। सो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इन द मल्टीनेशनल कंपनी। अब आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अंदर और उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन अकाउंटेंट इन द मल्टीनेशनल कंपनी। अब आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको अपना रिज्यूम इंक्लूड करना है। सो अब किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना होगा, देन आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे एंड देन यू हैव टू मेंशन टू एंड जिस पर्सन को आपको अपना रिज्यूमे भेजना है उनका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड देन उनका प्रॉपर एड्रेस एंड देन आप सैल्यूटेशन लिखेंगे सर मैम एंड डेट मेंशन करेंगे किस डेट को आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं एंड सब्जेक्ट लिखेंगे किस पर्पस के लिए आपने ये लेटर लिखा है एंड देन आप स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रो से विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम डेटेड August 16, 2012 इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट आई वुड लाइक टू कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेड पोस्ट। आपको लिखना है कि मैंने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हिंदुस्तान टाइम में देखा था एंड इस डेट को आपको मेंशन करना है जिस डेट पे आप लेटर को लिख रहे हैं एंड किस पोस्ट के लिए आप इस लेटर को लिख रहे हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेंशन दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड देन फिर आप बॉडी में बताएंगे कि क्यों आप कैपेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। आप इसमें अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन करेंगे एंड देन आपको लास्ट में थैंकिंग यू योर फेथफुली एंड एनक्लोजर लिखेंगे इंक्लूडिंग रिज्यूम एंड टेस्टिमोनियल्स एंड लास्ट में आपको अपना रिज्यूम इंक्लूड करना होगा जिसमें आपको
नेम, एड्रेस, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस, फिजिक, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सब चीज़ें मेंशन करनी होंगी। सो इस प्रकार से आपका लेटर का फॉर्मेट रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रीड द पैसेज गिवन बिलो, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन एंड एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। अब आपने नोट मेकिंग कभी पढ़ा होगा। नोट मेकिंग में क्या होता है, हम पूरे पर्टिकुलर पैरा को पढ़ लेते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम, जैसे मैंने फर्स्ट पैरा पढ़ा, फर्स्ट पैरा से मुझे क्या एक लाइन टॉपिक मैं उसको लिख दूंगी कि किस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ और उसमें मैं कुछ सब पॉइंट्स बना दूंगी। तो इस तरीके से हम नोट मेकिंग के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। और जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं पढ़ने में, जैसे लाइक मेडिकेशन, तो इसका आप खुद का एब्रिविएशन बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया MED. सो आप मुश्किल वर्ड्स का लास्ट में एब्रिविएट करके उसको मेंशन कर सकते हो। लाइक हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये आपका पर्टिकुलर पूरा पैरा यहाँ पे दे रखा है, तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। फर्स्ट पैरा पढ़ा हमने एंड हमने इसको टाइटल दे दिया सेल्फ मेडिकेशन एंड साइंस। यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म का यूज़ करा एंड देन पॉइंट में हम 3-4 पॉइंट में डिस्क्राइब कर देंगे कि हमने उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर क्या चीज़ स्टडी करी है। इस तरीके से हम नोट मेकिंग करेंगे एंड एट द लास्ट हम एब्रिविएशन का यूज़ करेंगे। आप किस तरीके से वर्ड्स को, जो लॉन्ग वर्ड्स है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एब्रिविएट कर सकते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी को हम TECH लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिस तरीके से आप एब्रिविएट करना चाहें। सो नोट मेकिंग में आपको सब हेडिंग एंड हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड एब्रिविएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रीड द पैसेज केयरफुली, paraphrase the passage for class operation from Martin Luther King Nobel Prize speech। अब पैराफ्राइजिंग में क्या होता है, आपको पूरा पर्टिकुलर पैरा को रीड आउट कर लेना होता है अच्छे से एंड आफ्टर रीडिंग आपको पूरे पैरा को अपनी लैंग्वेज में डिस्कवर करना होता है, अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ बना के लिखना होता है और जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल वर्ड लगे उसको बहुत सिंपलर वे में आपको अपने पैराग्राफ के अंदर शो करना होता है। सो पैराफ्राइजिंग में आप नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करके ईजियर वे में अपने पैराग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड आपको पूरा फॉर्मेट उसमें समझ आ जाएगा किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग इन 100-200 वर्ड एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सेम आपको पैरा दे दिया जाएगा एग्जाम में एंड पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करके आपको अपने अकॉर्डिंग एक सुटेबल टाइटल आपको एक पैराग्राफ रीड आउट करके अच्छे से समझ के पैरा को आपको एक सुटेबल टाइटल देना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड था ये। सो यहाँ पे पैराग्राफ हमने पढ़ा एंड उसको हमने एक टाइटल दे दिया एंड टाइटल के बाद आपको शॉर्ट फॉर्म में जो भी आपने पैराग्राफ में पढ़ा है उसको सम अप करके लिख देना है। ओके, एंड ड्राफ्ट अ रिपोर्ट टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज अबाउट कॉलेज फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यू हैव रिसीव्ड लैपटॉप ऑन द पिक्स ऑफ सेटिंग अप अ डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम इन योर यूनिवर्सिटी एडमिशन। अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए हैं, ठीक है, आपको उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट टीम की ज़रूरत है आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो किस प्रकार से आप रिपोर्ट को लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट दे सकते हैं रिपोर्ट का। सबसे पहले अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आप सबसे पहले टाइटल मेंशन करते हैं कि किस लिए आप रिपोर्ट को लिख रहे हैं एंड देन आपको उसके बाद मेंशन करना पड़ेगा क्या डेट है और अदर इन्फॉर्मेशन लाइक किस कॉलेज के बिहाफ पे आप लिख रहे हैं, क्या डेट है, डे क्या है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड आपका रिपोर्ट नेम आता है, आप बाय जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है उसका नाम आपको मेंशन करना होगा। एंड बॉडी में हम लिखेंगे ओपनिंग करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, मेन कॉन्टेक्ट क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमें कंक्लूड करना है वो चीज़ हमें इसमें लिखना है। लाइक मेन बॉडी में हम ओपनिंग करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप रिसीव किया। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए हैं उनके असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज कि 70 to 80% वर्क जो है आज के टाइम पे लैपटॉप पे डिपेंड हो रखा है। सो
बट हमें स्कूल की तरफ से कोई भी टेक्निकल टीम नहीं प्रोवाइड की गई है। सो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट अब हम देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हम टाइटल मेंशन करते हैं एंड देन हम डेट मेंशन करते हैं, डे मेंशन करते हैं एंड रिपोर्ट जिसके द्वारा लिखी गई है उसका साइड में नाम मेंशन करते हैं किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है। देन हम मेन बॉडी पे आते हैं, हम उसमें ओपनिंग लिखते हैं, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और देन हम कंक्लूजन एंड करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। अगर हम किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमें किस चीज़ की नीड है, तो वो चीज़ हमें अपने कंक्लूजन में बतानी होगी कि हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए या हमें टेक्निकल टीम का रिक्वायरमेंट है। जैसा यहाँ पे एग्जांपल हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 रिपोर्ट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड डे मेंशन किया है, कॉलेज नेम मेंशन किया है एंड टॉपिक मेंशन किया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रखा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिले असाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और उनको ऐसी कोई टेक्निकल टीम कॉलेज के बिहाफ पे नहीं अवेलेबल करवाई गई है जो उनके लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर सके। और कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास इतना मनी भी नहीं होता है कि वो उसको अपने मनी के थ्रू ठीक करवा सके। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे लिए टेक्निकल टीम का अरेंजमेंट कर सके ताकि लैपटॉप में इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया है। इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में रिपोर्ट आएगा तो आपको अपने वर्ड्स में रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करना है। ओके, सो आप इसका जो नोट्स है हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नोट्स ले सकते हैं। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में फॉर्मेट आने वाला है और इसी तरीके से आपको फॉलोअप करना है। ओके, अब हम बात करेंगे पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन क्या होता है? पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन इज अ काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन बिकॉज पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन दोनों में हमारी गैदरिंग ऑफ पीपल होता है। मतलब हमारे पास लार्ज ऑडियंस होती है जिसको हम अपने व्यू एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उनको ट्रांसमिट करते हैं। तो पब्लिक और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? पब्लिक स्पीच में हमारी जो ऑडियंस होती है हमें उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकता है, वो डिफरेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं एंड डाइवर्जेंट मास होता है। बट इन प्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है और वो लोग पर्टिकुलर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो सेम होता है। की पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं जब हम किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो हमारी टाइम लिमिट के अंदर ही फिनिश होनी चाहिए। इस तरीके से ऑडियंस का टाइम भी वैल्यू होता है और ऑडियंस भी हमसे कनेक्टेड रहती है। प्रेजेंट करने से पहले हमें डिस्कशन कर लेना चाहिए किस टाइम फ्रेम के अंदर हमें प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है। प्रिपेयर योरसेल्फ बाय राइटिंग। जब हम प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें पूरा कंटेंट अपने माइंड में रखना चाहिए कि क्या चीज़ हमें अपनी ऑडियंस को ट्रांसमिट करनी है। सो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले हमें रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट इज़ गुड टू राइट डाउन टू प्रेजेंटेशन। सो हमारे लिए अच्छा है अगर हम उसको प्रेजेंटेशन को रिटन फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव बनता है क्योंकि हमारे मन में, हमारे माइंड में हमारा फ्रेमवर्क रेडी होता है किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन को हेल्ड करना है, किस तरीके से हमें ऑडियंस को हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करना है। एंड ऑफन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड विद द ऑडियंस सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क वन इज फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। हमें हमारी ऑडियंस में फ्रेमवर्क, जो भी हम चीज़ें प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो हमें सर्कुलेट करना चाहिए। फ्रेमवर्क अगर हमें उनको पता होगा कि हम इस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें आज हम इंक्लूड करेंगे प्रेजेंटेशन में, सो वो और अच्छी तरीके से हमारे साथ एंगेज हो पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। सो आज के टाइम पे मल्टीमीडिया का डिफरेंट मल्टीमीडिया डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन के थ्रू हमारी चीज़ें
क्लियर हो सके। उसके अलावा हमें नॉन वर्बल क्यूज का भी इस्तेमाल करना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन के दौरान, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एक्सेट्रा स्पीक अ लॉट अबाउट व्हाट इंटेंडेड टू से। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है, पोस्चर होता है, वो बहुत सारी बातें बता देता है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो हमारे से ऑडियंस कैसे कनेक्ट कर पाएगी। सो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस समय में हमारी ऑडियंस के साथ हमारा आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। इस तरीके से ऑडियंस हमसे कनेक्ट रहती है और हम समझ पाते हैं कि जो चीज़ हम अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इससे हम रिस्पॉन्सेस को समझ पाते हैं जो हमें ऑडियंस से मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम ऑडियंस को उस रिगार्डिंग ओवरव्यू प्रेजेंट करें कि पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें कुछ मेन पॉइंट्स को एम्फेसाइज करना चाहिए प्रेजेंटेशन में, ताकि हमारी ऑडियंस हमसे ठीक से समझ पाए हमारी बातों को और उनको जल्दी हमारी चीज़ें रिमेंबर हो सके। साथ ही साथ हमारी प्रेजेंटेशन जब हम एंड करते हैं तो उसमें हमें प्रेजेंटेशन का समअप देना चाहिए। जो हमने पूरे प्रेजेंटेशन में जाना उसका हमें समरी प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इसके अलावा प्रेजेंटेशन हमेशा बैंग होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होना चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन के दौरान। इससे जो हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस में एंथुजियाज्म बना रहता है और हमारी ऑडियंस में हमसे कनेक्ट कर पाती है और उनको भी प्रेजेंटेशन के दौरान मज़ा आता है और वो चीज़ों को ठीक से समझ पाते हैं। और साथ ही साथ ये ज़रूरी है जब हम प्रेजेंटेशन फिनिश करें उसके बाद हम अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछें कि आप मन में कुछ सवाल है तो हम पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम उनसे क्वेरीज, सजेशंस, कमेंट्स भी ले सकते हैं कि उनको हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। इससे हम जान पाएंगे कि हमें किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन में। सो प्रेजेंटेशन हमेशा हमारी बैंग होनी चाहिए, हमेशा हमारी एनर्जेटिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू क्या होता है और क्या पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए अगर हम कोई इंटरव्यू फेस करते हैं। तो इंटरव्यू जो टर्म है हमारा, उसको हम ओरल टूल भी कहते हैं। इंटरव्यू कैन बी टर्म्ड एज एन ओरल टूल। इंटरव्यूज को हम ओरल टूल के रूप में भी टर्म करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। उसके अंदर एक एम्प्लॉयमेंट के एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक क्वालिटीज़ को टेस्ट किया जाता है और जज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। यूजुअली एनी एम्प्लॉयर वुड लाइक टू फिगर आउट, अगर कोई भी पर्सन होगा वो ऐसे एम्प्लॉय को अपने कंपनी के अंदर हायर करना चाहेगा जो पर्टिकुलर उस जॉब के लिए सुटेबल हो, जिसको पूरी जानकारी हो। सो हर एक एम्प्लॉयर हमेशा उस बंदे को एम्प्लॉय करेगा जिसको सब चीज़ों का नॉलेज हो। एन एकेडमिक इंटरव्यू ट्राइज टू फाइंड आउट इफ द एप्लीकेंट इज सुटेबल फॉर परसुइंग अ पर्टिकुलर कोर्स और इफ द सब्जेक्ट हैज़ पुट इन एफर्ट टू गेट द डिप्लोमा और डिग्री फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इफ द इंटरव्यू इज फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। एकेडमिक इंटरव्यू में फाइंड किया जाता है कि जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्या वो पर्टिकुलर जॉब के अंदर अपना एफर्ट डाल सकता है उतना या नहीं। सो हमारा जो इंटरव्यू होता है, हमारा इंटरव्यू यही डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर बंदा, पर्टिकुलर पर्सन हमारी जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो इंटरव्यू है, यूजुअली इंटरव्यू कुछ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया जाता है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है जो पर्सन इंटरव्यू देने गया है वो मेंबर्स ऑफ द पैनल के साथ आई कांटेक्ट बना के रखे। और हमेशा इंटरव्यू देते समय हम कुछ बातें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव एरियाज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड कुछ बातें जो हमें इंटरव्यू के टाइम फॉलो करनी चाहिए। एज अगर हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमें अपने आप को अच्छे से अटायर करना चाहिए, हमें
ओकेजन के हिसाब से अपने ड्रेस को वियर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर्मल इंटरव्यू है, फॉर्मल ओकेजन है, तो आपको फॉर्मल अटायर वेयर करना है। सो हमें अटायर का बहुत ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ इट इज़ एसेंशियल टू हैव द एटिक्वेट टू विच द पीपल इन द इंटरव्यू बोर्ड पैनल एंड नॉट डू टू एनीथिंग दैट वुड मेक देम फील दैट यू आर रूड और ओवर कॉन्फिडेंट और अ फूल। साथ ही साथ जब हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है तो हमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करनी है जिससे सामने वाले पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को ये फील ना हो कि हम रूड हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है या हम बिल्कुल ही फुलिश है। तो हमें डिसेंट तरीके से अपना व्यवहार रखना चाहिए। मोस्टली द क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू आर रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अब अपना जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के समय वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको आपके सब्जेक्ट में बिल्कुल वेल एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि अगर इंटरव्यूअर के द्वारा कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अच्छे से अपना रिस्पॉन्स दे सकें। इंटरव्यूअर्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको टैक्टफुली तरीके से बहुत होशियारी से उन चीज़ों का आंसर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि जनरल नेचर के होते हैं, सो आप उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ही रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो जानने का प्रयास करते हैं कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अवेयर है या नहीं। सो इंटरव्यूअर हमेशा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फिगर आउट करते हैं। योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक। आपका कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। योर वर्बल क्यूज शुड मैच योर वर्ड एट no time you should show with your gesture or facial expression that you are getting irritated or bored or aloof to what the interviewers are inquiring about. So आपको नॉन वर्बल क्यूज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा आपको फील करवाना है इंटरव्यूअर को कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू देते समय ऐसा कोई जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखाना लाइक आप बोर हो रहे हैं या आप इरिटेट हो रहे हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे। तो आपको इन सब बातों का इंटरव्यू देते समय ध्यान रखना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड रिफ्लेक्ट योर एंथुजियाज्म। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके एंथुजियाज्म को रिफ्लेक्ट करता है, आपको जो इंटरेस्ट है जॉब में उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें इंटरव्यू देते समय पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, डू यू नो अबाउट द जॉब प्रोफाइल। आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए और किस चीज़ में आप वीक हैं, उस चीज़ को आप किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो सब चीज़ें आपको सेल्फ एवेल्यूट करनी होती है। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सबसे पहले आपको कंपनी या इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द लिटिल बिट ऑफ वर्क नॉर्म्स एंड एथिक्स देयर बिजनेस एंड अदर कंसर्न एंड देयर अपॉर्चुनिटी विल हेल्प यू टू आंसर क्वेश्चन इन अ मच मोर डेफिनेट वे। आपको कंपनी या इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए जहाँ पे आपने मन बनाया है कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, वहाँ के कंपनी के एथिक्स, वहाँ के किस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। ये सब चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए जहाँ पे हम इंटरव्यू देने जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें जॉब प्रोफाइल का कंफर्मेशन होना चाहिए कि किस प्रोफाइल के लिए हम जॉब के लिए अप्लाई करा है और जो प्रोफाइल का जॉब चुना है हमने वो हमारे करियर गोल के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। तो बात करते हैं मोनोलॉग की। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग इन लिटरेचर एंड ड्रामा एंड एक्सटेंडेड स्पीच बाय वन पर्सन। इट इज अ स्पीच गिवन बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ स्टोरी। मोनोलॉग बेसिकली जो हमारा लिटरेचर ड्रामा होता है उसमें एक पर्सन के द्वारा स्पीच दी जाती है और वो स्पीच बेसिकली किसी सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दी जाती है स्टोरी की। ठीक है, अब कैरेक्टर्स है बहुत सारी स्टोरी में, उन्हीं में से एक कैरेक्टर के द्वारा जब स्पीच दी जाती है तो उसको हम मोनोलॉग कहते हैं।
So monologue in literature and drama and extended speech by one person. It is a speech given by a single character in the story. 3 टाइप ऑफ मोनोलॉग होते हैं. फर्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग. इन ड्रामेटिक मोनोलॉग हम क्या करते हैं, हम जो पोएट्री होती है, जो पोएम्स होती है, उनको हम स्पीच के फॉर्म में लिखते हैं किसी इंडिविजुअल करेक्टर के बारे में. लाइक कोई भी ड्रामा के अंदर कोई करेक्टर है, उस करेक्टर के बारे में हमने पोएम लिखी हुई है, उसको हमने स्पीच के रूप में रिप्रेजेंट किया है. सो उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. ड्रामेटिक मोनोलॉग आई होप आपको समझ आ गया होगा. ड्रामेटिक मोनोलॉग में हम किसी इंडिविजुअल करेक्टर्स को जिसके बारे में पोएम लिखी हुई है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करते हैं. उस पर्सन के करेक्टर के बारे में बात करते हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं. तो सेकंड इज सॉलिलोक्वी. इसमें क्या होता है, इसमें जो करेक्टर होता है हमारे ड्रामा का, वो अपने थॉट्स को, अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है स्टेज पे आके, चाहे वो अकेले हो या फिर वो पूरे अदर एक्टर्स के साथ स्टेज पे खड़ा हो और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे. सो वो सॉलिलोक्वी होता है. एंड इंटीरियर मोनोलॉग में हम क्या करते हैं, इन ड्रामेटिक एंड नॉन ड्रामेटिक फिक्शन इज अ नैरेटिव टेक्निक्स दैट एग्जिबिट्स द थॉट पासिंग थ्रू द माइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट. इन दिस हम क्या करते हैं, हम जो करेक्टर के माइंड में बातें चल रही होती हैं, ठीक है, जो उसके मन में चीज़ें चल रही हैं, उसके जो इमोशंस हैं, जो उसके थॉट्स वगैरह है, उसको रिटन फॉर्म में लिख के लाइक नैरेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसके बातों को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. सो इसमें हमारा इंटीरियर मोनोलॉग होता है. सो हम बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायलॉग. डायलॉग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. डायलॉग हमारा ग्रीक वर्ड डायलॉगोस से आया है. लॉगोस मीन्स होता है वर्ड, और इन our case we would think of the meaning of the word, और and दिया means throw, it does not means to. so दिया means क्या होता है, throw होता है, and इसका मतलब टू नहीं होता है. डायलॉग बेसिकली होता क्या है, डायलॉग इज अ लिटरेरी टेक्निक इन विच राइटर एम्प्लॉयज 2 or more कैरेक्टर टू बी एंगेज इन कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर. डायलॉग में क्या होता है, जब 1 या 2 या 3 पर्सन को, मतलब मोर देन 2 पर्सन्स को हम किसी कॉन्वर्सेशन में एड ऑन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और उसको हम रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हैं या हम उसको ओरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हम उसको डायलॉग कहते हैं. इन लिटरेचर इट इज़ conversational passage or a spoken and written exchange of conversation in a group or between 2 person directed toward a particular subject. डायलॉग क्या होता है, डायलॉग बेसिकली एक टेक्निक्स होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा करेक्टर्स किसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं और हम उसको रिटन या स्पोकन मीडियम में रिप्रेजेंट करते हैं. सो वो हमारा डायलॉग कहलाता है. हमारा डायलॉग का प्रयोग जो है क्लासिकल लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन प्लेटो रिपब्लिक. डायलॉग में बेसिकली कुछ स्पोकन लाइंस होती हैं जो कि जैसे कोई ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई प्ले या फिल्म और या टेलीविज़न शो, तो उसमें कुछ हमें डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्पोकन लाइन जो कि एक्टर को बोलना पड़ता है या किसी करेक्टर को बोलना पड़ता है, तो उसे हम डायलॉग कहते हैं. आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में जो हमारी हीरो हीरोइंस होती है, एक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ डायलॉग्स दे देते हैं और उन डायलॉग को उनको सीरियल में बोलने पड़ते हैं. सो बेसिकली डायलॉग्स क्या है, कुछ स्पोकन लाइन है जो कि हम किसी प्ले में, फिल्म, टेलीविज़न शो में देखते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बातें हो रही होती हैं. अब बात करते हैं डायलॉग को. हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है डायलॉग का. लीजा सेड कैली आई नीड हेल्प मूविंग दिस बॉक्स ऑफ टॉयज फॉर द गैराज सेल, विल यू हेल्प मी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो लीजा काइली से कह रही है कि मुझे इस बॉक्स को मूव करना है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो. इस तरीके से इनकी कन्वर्सेशन चल रही है. श्योर लीजा पुट हर बुक डाउन एंड मूव टू लिफ्ट वन एंड ऑफ द बॉक्स फॉर हर ब्रदर. शी ग्लांस डाउन इन टू बॉक्स.
हे शी इज क्लेम यू कांट गिव अवे योर हैरी पॉटर कलेक्शन। तो यहाँ पे कुछ लीजा एंड काइली के बीच में यहाँ पे हमें डायलॉग्स देखने को मिले हैं। सो पे हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है डायलॉग का, इसी बेस पे आपको डायलॉग फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। योर फ्रेंड हैज़ आस्क्ड टू कम फॉर अ डिस्कशन, group discussion in a business school which he want to join. Write a letter to him, her, giving relevant advice and tips on how to succeed in a group discussion. आपके फ्रेंड को किसी ने बुलाया है ग्रुप डिस्कशन के लिए बिजनेस स्कूल में, तो उसको वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आपको एक लेटर लिखना है उसको, किस तरीके से आप उसको एडवाइस कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, न्यू दिल्ली लिखोगे एंड आपकी दोस्त का नाम लिखेंगे एंड डेट मेंशन करेंगे किस डेट को आप लेटर को लिख रहे हैं। देन आप अपने लेटर में कंटेंट डालेंगे, ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड आप उसको कुछ वे सजेस्ट करेंगे किस तरीके से आपको ग्रुप डिस्कशन को हेल्ड करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सीवी, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सीवीज गिविंग देयर मेरिट्स। सीवी क्या होता है? सीवी मतलब होता है करिकुलम वेटे, जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं, पर्सनल प्रोफाइल या बायोडेटा, पर्सनल डेट शीट, क्वालिफिकेशन शीट या समरी, इस नाम से जानते हैं। तो सीवी क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, अदर डिटेल्स इंक्लूड होती हैं, और ये कैंडिडेट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो इंटरव्यू के थ्रू कहीं पे जॉब पे रिक्रूट हो सके। ओके, सो हमारे सीवी के अंदर क्या कंटेंट इंक्लूड होता है? हमारा DOB, रिलीजन, नेशनलिटी एंड पेरेंट्स नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, हमारे पास हॉबीज़, हमारी रेफरेंसेस, ये सब हमारे सीवी में इंक्लूड होता है। कितने टाइप ऑफ सीवी होते हैं? क्रोनिकल सीवी होते हैं, हमारे क्रोनोलॉजिकल सीवी होते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीवी में हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं हमारी, वो हम वर्क सेक्शन को देते हैं। ओके, जो हमारा नेम एंड एड्रेस होता है उसके बाद हम वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो हमने वर्क किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम अपने सीवी के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, अभी जिस पोजीशन पे हम लेटेस्ट है उसको सबसे फ्रंट पे लिखेंगे, और कहाँ कहाँ हमने काम करा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसको हम उसके नीचे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट अंडर ईच पोजीशन आर मेंशन इन द सीवी। किस पोजीशन पे आपने काम किया है वो सब आप अपने सीवी के अंदर मेंशन करेंगे, और ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आप अपनी लेटेस्ट पोजीशन के बारे में करेंगे। लाइक आप अभी टीचर एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने टीचिंग के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपने कितने टाइम वर्क किया वहाँ पे। सो जहाँ अभी आप लेटेस्ट पोजीशन पे हैं वहाँ के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने सीवी के अंदर प्रोवाइड करेंगे। फंक्शनल सीवी में हम बात करते हैं, इसमें हम अपने वर्क एक्सपीरियंस को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड यहाँ पे हम हमारी सेल्फ कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारे स्किल्स क्या है, उन पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कैंडिडेट जिसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या उसने अपने वर्क एक्सपीरियंस में गैप किया है, सो वो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके अपने सीवी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सीवी में हम क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड फंक्शनल सीवी को कंबाइन करके अपना बेस्ट फीचर क्रिएट करते हैं सीवी का। ठीक है, और अगर हम सीवी बनाने का सोच रहे हैं, अपना करिकुलम वेटे बनाने का सोच रहे हैं, तो किस तरीके से हमें प्लान करना है? हमें अपने सीवी के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, इंक्लूड कर रही है अपनी अचीवमेंट्स और कहाँ पे हमने काम करा है, उन सब चीज़ों को हमें मेंशन करना है, ताकि जहाँ पे हम अपना जॉब चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाह रहे हैं, वहाँ पे हमारी जॉब लग सके। ठीक है, सो हमें अपनी अचीवमेंट्स को अपने करिकुलम वेटे में दिखाना होता है। एंड देन राइटिंग द सीवी ना, सीवी लिखते समय हमें उस पर टाइम देना होता है। द कैंडिडेट कैन टेक द हेल्प फ्रॉम मॉडल सीवी अवेलेबल। आजकल बहुत सारी जॉब साइट्स पे हमारी सीवीज का फॉर्मेशन
सीवी का फॉर्मेट अवेलेबल होता है, किस तरीके से आपको सीवी बनाना है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से हेल्प लेके अपना सीवी बना सकते हैं। और लास्ट में आपको फाइनलाइज करना होता है अपने सीवी को, और ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये सब पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होते हैं अपने सीवी के अंदर। ठीक है, सो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे विजिट करके नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।